नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरक्षण की, जिसकी बहसें कई दशकों से होती आ रही है देश में कि आखिर अम्बेडकर ने आरक्षण के पक्ष में इतने हिमायती क्यों थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए, बात नवंबर के सर्दियों की सुबह की है। 1949 के 25 नवंबर का दिन था। देश आज़ाद हो गया था और संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। गणराज्य की स्थापना की तैयारियां का आखिरी दौर था। उस टाइम संविधान सभा में राय बनी और मामले में बहस का समापन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करे और उन सवालों का जवाब भी वो इसी सिलसिले में देने के लिए उठे थे। जिस व्यक्ति को सिर्फ ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया गया, उनके लिए यह गौरव का क्षण था। संविधान की ड्राफ्टिंग में आगे बढ़कर अम्बेडकर उस समय देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं के तौर पर गिने जाने लगे थे। तमाम सहमतियों और असहमतियों के साथ संविधान सभा जानती थी कि नए बनते राष्ट्र की चुनौतियां को समझने की एक समग्र दृष्टि अम्बेडकर के पास है। इसलिए नेहरू, पटेल समेत कई वरिष्ठ सदस्यों के होते हुए भी बाबा साहेब को यह जिम्मा सौंपा गया कि वह बहसों और आपत्तियों का जवाब दें। बाबा साहेब का एक ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। ऐतिहासिक इस मायने में नहीं कि इस भाषण में कोई अभूतपूर्व जोश या विद्वता थी। यह एक संयमित और बहुत संभल कर, बल्कि सहम कर भी दिया गया भाषण था। इस भाषण में बाबा साहेब नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं और उन चुनौतियों से निपटने का उपाय भी बताते हैं। इस क्षण तक बाबा साहेब भारत को राष्ट्र कहने से बचते हैं। वे भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र यानी नेशन इन द मेकिंग कहते हैं। एक वोट के सिद्धांत पर बात करते हुए वो ये भी साफ करते हैं कि देश में हालांकि वो समता नहीं तैयार हुई है अभी। अम्बेडकर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा। आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के रहते वह राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। अम्बेडकर ये भी आशंका जताते हैं और संविधान सभा को चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमने इस गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो इससे पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिससे यह संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। अम्बेडकर की एक और महत्वपूर्ण चेतावनी यह भी है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविधानेतर आंदोलनों से अब परहेज करना चाहिए। इसे वे ग्रामर ऑफ एनार्की यानी अराजकता का रास्ता बताते हैं। उनके मुताबिक ये संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर करेगा। अम्बेडकर तैयार हो रहे राज्य पर हिंदू सवर्ण पुरुषों के दबदबे को लेकर बहुत असहज और फिक्रमंद थे। यहाँ वे अछूतों के राजनीतिक सामाजिक अधिकार के लिए लड़ते योद्धा या हिंदू धर्म की बुराइयों से टकराते नेता के रूप में नहीं है और नहीं यहाँ वह वकील या अर्थशास्त्री के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आते हैं। उनकी चिंताओं में कोई जाति या समूह नहीं है। वे इस मौके पर बने रहे मुकम्मल राष्ट्र के पहले प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं और यह संविधानवादी अम्बेडकर है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वैश्विक सिद्धांत पर मन, वचन और कर्म में विश्वास करते हैं। और राष्ट्र की परिभाषा अम्बेडकर फ्रांस के एक दार्शनिक है अंसर्ट रेनन, उनसे लेते हैं। रेनन नहीं मानते हैं कि एक नस्ल, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल या साझा स्वार्थ किसी जन समुदाय को राष्ट्र बना सकते हैं। रेनन के लिए राष्ट्र एक साझा विचार है जो इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद हर व्यक्ति खुद को राष्ट्र का हिस्सा मानता है। इस मायने में यह हर दिन चलने वाला जनमत संग्रह है। रेनन, बाबा साहेब दोनों के लिए राष्ट्र एक पवित्र विचार है। इसीलिए तो अम्बेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाते हैं। उनकी यही कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोले और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाएं। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह भी एक विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया। आरक्षण का सिद्धांत वहीं से तो आता है। यह करोड़ों की आबादी वाले भारत की वंचित जाति समूह के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है। आरक्षण का मकसद सिर्फ यह है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी कुछ हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी कुछ योगदान है। इसलिए संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासी, महिला और सबका ख्याल रखता हुआ नजर आता है। 22 दिसंबर 1952 को पूना में वकीलों की एक सभा में अम्बेडकर बोलते हैं कि लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव बगैर खून खराबे के संभव हो। बहरहाल 25 नवंबर 1949 की उस सर्द सुबह पर लौटते हैं और बाबा साहेब के इस भाषण के बाद
संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अगले दिन 26 नवंबर को संविधान सभा संविधान को स्वीकार कर लेती है। 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के लोग खुद को अपना संविधान सौंपते हैं और गणराज्य बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद की कहानी एक विराट मोहभंग की कहानी है, क्योंकि बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। गणराज्य की स्थापना के 75 वर्ष होने के बाद भी सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म करने का एजेंडा पूरा नहीं हो सका है। असमानता पहले से ज़्यादा विकट हुई है। पूर्वोत्तर, कश्मीर और मध्य भारत के बड़े इलाके असंतोष के कारण हिंसाग्रस्त है। जाति अपने विकराल रूप में मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट जगत, मीडिया, संस्कृति और नौकरशाही जातिवाद के नए गढ़ बन गए हैं। भारत मानव विकास के तमाम मानकों पर दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में से एक है। ये ग्लोब के सर्वाधिक अंधेरे कोनों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को और सुंदर होना चाहिए था। देश चलाने वालों ने बाबा साहेब को निराश किया है। यह संविधान सभा और बाबा साहेब की कल्पना का राष्ट्र नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है, यह एक और बहस का विषय है। इन सब के लिए जिम्मेदार वही लोग हो सकते हैं जो सरकार में होते हैं। ये मेरे अपने निजी विचार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अंबेडकर के संविधान के अनुसार देश चल रहा है या हम सब लोगों ने अंबेडकर को नाराज़ किया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।